नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर ये दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं, तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफ़ी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन में संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचते हैं। इस बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और बहुत जरिए हैं, मगर ऐस की भूख रोटियों से नहीं जाते। उसके लिए दुनिया के अच्छे अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक न बदल डाली जाए, इस तरह की मंडली से कोई फ़ायदा ना होगा। मिर्ज़ा ने मूछें खड़ी की। और मैं कहता हूँ कि यह महज रोजी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मज़दूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह एक कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता, और वह भी बहुत सी चीज़ें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी यह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है, तो उनका क्या कसूर है? डॉक्टर मेहता अगर ज़रा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्ज़ा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ। गर्म होकर बोले, मुआफ़ कीजिए मिर्ज़ा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे, वेश्याएँ भी रहेंगी। मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उनमें कभी न ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कवि नहीं हो सकते। और यह भी मान लें कि वेश्याएँ आपकी मंडली में अस्थायी रूप से टिक जाएंगी, तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाई। मिर्ज़ा को मेहता की हठ धर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करें। समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए? क्यों न शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्यों उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और चाहे जिस तरह दौलत उड़ाएं, मिर्ज़ा जी को गम नहीं। शराब में डूब जाएं, कारों की माला गले में डाल लें, किले बनवाएं, धर्मशाले और मस्जिदें खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की ज़िंदगी न खराब करें, यह मिर्ज़ा जी नहीं देख सकते? वह रूप के बाज़ार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की असरफियों पर कोई थूकने वाला भी न मिले। क्या जिन दिन शराबों की दुकान की पैकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पीकर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्ज़ा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ वेश्याएँ नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहाँ भी दिलचस्पियों के समान पैदा कर लेती हैं। मिर्ज़ा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ, आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं।
इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है, मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। अस्मत, सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते, न कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वो दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल उनकी हालत आप देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमायत करूँगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालयों से छुट्टी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने, ये खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी की कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजर्बा न हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूले न समाइएगा। इस वक्त उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हमदर्दी है। मिर्ज़ा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा। आपके साथ जहन्नुम में भी जाने में मुझे उज्र नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजी वह तो आप पर मरती थी। मुझे भी यह वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान में जा बैठी। उस ऊंचाई तक मैं क्या पहुंचूंगा। आरज़ू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए। आजकल तो मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्ज़ा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी। अब कि आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, खन्ना के पास जाइएगा ज़रूर। जाऊंगा। मिर्ज़ा ने खिड़की से मेहता को जाते ज़रूर देखा। चाल में वो तेज़ी न थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हुए थे। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए थे। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी है कि उसे खो न बैठे। कई महीनों से उनके पास न आए थे, और जब वह विफल होकर उसके घर गए तो मुलाकात न हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेमकांड चलता रहा, तब तक तो मालती उनकी सलाह लेने प्राय 1-2 बार रोज़ आया करती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए थे उसका आना जाना बंद हो गया था। घर पर भी मुश्किल से मिलती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वह उनसे बसती है, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती है। जिस पुस्तक में वह इन दिनों लगे हुए थे वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया हो। गृह प्रबंध में तो वह कभी बहुत कुशल न थे। सब मिलाकर 1000 रुपये से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक देहली की भी न होती थी, रोटी दाल खाने के सिवा, और उनके हाथ कुछ न था। तकल्लुफ़ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी, जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में, और अपने बाकी सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियाँ विदेशों से महंगे दामों मंगाना और उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरपन था, या इसे दिमागी अयासी कहें। मगर इधर कई महीनों से बगीचे की ओर से वह कुछ विरक्त से हो रहे थे, और घर का इंतजाम भी और भी बदतर हो गया था। खाते 2 फूल के थे और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट दिया। नई अचकन सिलवाने की तौफीक न हुई थी। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता। कब घी का कनस्तर मंगाया था इसकी उन्हें याद ही न थी, और महाराज से पूछे भी तो कैसे, वह समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई, उसने उनकी यह हालत देखी तो उसे रहा न गया। बोली,
तुम क्या अब की जाड़ा यूं ही काट दोगे? यह अचकन पहनते तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मालती उनकी पत्नी न होकर उनकी इतनी समीप थी कि यह प्रश्न उसने सहज भाव से पूछ लिया, जैसे अपने किसी आदमी से करते। मेहता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता नहीं। मालती को अचरज हुआ, तुम 1,000 कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसे नहीं। मेरी आमदनी 400 से ज़्यादा न थी, लेकिन मैं उसी में सारी गृहस्थी चलाती हूँ और कुछ बचा लेती हूँ। आखिर तुम क्या करते हो? मैं एक पैसा भी फालतू नहीं खर्च करता, मुझे ऐसा कोई शौक़ भी नहीं है। मेहता, मुझसे रुपए ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बनवा लूँगा, सच कहता हूँ। अब आप यहाँ आए तो आदमी बनकर आए, यह तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी से ही, तुम जैसों के साथ बिना कड़ाई के काम नहीं चलता। मगर वहाँ तो संदूक खाली था और किसी दुकान पर बेपैसे जाने का साहस न पड़ता था। मालती के घर जाएं तो कौन मुँह लेकर, दिल में तड़प तड़प कर रह जाते थे। एक दिन नई विपत्तियाँ पड़ी। इधर कई महीने से मकान का किराया नहीं दिया था। 75 रुपये माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तकाज़ी करने पर भी रुपए वसूल न कर पाए तो नोटिस दे दी, मगर नोटिस रुपए गणने का कोई जंतर तो है नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई और रुपए न पहुँचे। तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था मेहता जी बड़ी सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भलमिनसी वह क्या करता कि 6 महीने बैठा रहा। मेहता ने किसी तरह की पैरवी न की, एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई और कुर्क अमी मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया, क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसे मेहता कुछ वजीफ़ा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठे थे। बोले, कैसी कुर्की है, किस बात की? अम्मी ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा, हुजूर को इत्तला दे दो। 1,500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में भी रुपए दे दीजिए तो कोई हर्ज नहीं। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रहूँगा। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर से पूछा, अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई? मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो। मकान का किराया 6 महीने से बाकी पड़ा और तुम्हें खबर नहीं? मेहता लज्जा से सिर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं है, लेकिन रुपए बचते ही नहीं हैं। मैं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च नहीं करता। कोई हिसाब किताब भी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं रखता? जो कुछ पाता हूँ वह सब दर्ज करता जाता हूँ। नए इनकम टैक्स वाले जिंदा न छोड़ें। और जो कुछ खर्च करते हो वह, उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों? कौन लिखे, बोझ सा लगता है। और यह पोथे कैसे लिख डालते हो? इसमें तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ेगा, कलम लेकर बैठ जाता हूँ। हर वक्त खर्च का खाता तो खोल कर नहीं बैठता। तो रुपए कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूँगा, तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक शर्त पर ही दे सकती हूँ, तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथों से हो। मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, अगर यह भार ले लो तो क्या कहना, मूस लो ढोल बजाओ। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे ही दिन मेहता को वह बंगला खाली करने पर मजबूर कर दिया। अपने बंगले में उसने उनके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपनी ही गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास और सामान तो ज़्यादा न था, मगर किताबें कई गाड़ी थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें ज़रूर कलक हुआ, लेकिन मालती ने अपना पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया कि फूल पत्तियां चाहें लगाएं। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा, आय तो 1,000 से ज़्यादा है,
मगर वह सारी की सारी गुप्त दान में उड़ जाती हैं। 20-25 लड़के उन्हीं के वजीफ़ा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विधवाओं की तादाद भी इससे कम न थी। इस खर्च में कैसे कमी करें यह उसे न सोचता था। सारा दोष उसी के सिर मढ़ा जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से पड़ेगा। कभी मेहता पर झुंझलाती, कभी अपने आप पर, कभी प्रार्थियों के ऊपर जो कि सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा भी न संकुचाते थे। यह देखकर और भी झुंझलाहट होती थी कि इन दान लेने वालों में कुछ तो इसके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया। मेहता ने उसका आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे दो चाहे ना दो, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यस तो तुम लो, अभ्यस मेरे सिर मढ़ो। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से दान प्रथा का समर्थन करते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है और उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मेहता ने स्वीकार किया, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा यह ख्याल नहीं है। नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया। किसी को साफ जवाब दिया, किसी से मजबूरी जताई, किसी की फजीहत की। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया। इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 की बचत दिखाई तब वो उससे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। बड़ी बुद्धि को आवश्यक बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकनी बनकर आई और नई घड़ी आई, वह संकोच के मारे कई दिन बाहर न निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध न था। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लाखों डेढ़ों में कसकर बांधना चाहती थी, उनके धन दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान में अपने समय और सदा सहता को दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर तो उनके लिए न जाती थी कि मालती घर की भी थी और बाहर के भी। मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए न था। निजत तो दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जाति के सिवा और कोई जिम्मेदारी न थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था, जिसे वह तोड़ न सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब वो मेहता को समीप से देखकर यह अनुभव हो रहा था कि वो खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में नहीं बंद कर सकती, और बंद कर देगी तो काटने और नोचने दौड़ेगा। पिंजरे में सब तरह का सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल के लिए ही तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घरबारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वो परिचित न थे। जिन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मक्कारी और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराइयां नजर आती थीं। मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियाँ हैं तो ज़रूर, पर दुर्लभ है। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वो उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपा कर रखें कि किसी दूसरे की आंख भी उस पर ना पड़े। यह ध्यान न रहा कि मोह ही विनाश की जड़ है।
प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती हैं। उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं ये उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते हैं। अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो क्यों उन पर इतना स्नेह रखती? शायद वह सोचने का अवसर दे रहे हैं, और वो खूब सोचकर इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि मालती के बिना वह आधे हैं। वही उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासनी है, भीतर से वही मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थिति बदल गई है। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल हैं। और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें इस प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेस नहीं रहा। मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है। दूर से पुस्तक के अक्षर जो लीपे पुते लगते हैं, समीप से वह स्पष्ट हो गए हैं। उनमें अर्थ है, संदेश है। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रहे थे कि रास्ते में पेट्रोल न रहा। वह खुद ड्राइव कर रहे थे। फिक्र हुई पेट्रोल कैसे आए। रात के 9 बज गए थे और माँ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी नज़र न आता था जो कार ढकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पर झुंझला रहे थे, हरामखोर कहीं का, बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से आ निकला। मालती को खड़े देखकर उसने हालत समझ ली और गाड़ी की 2 फलांग ठेल कर पेट्रोल की दुकान तक लाया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपये वेतन तय हुआ। माली का काम उसे पसंद था। यही काम उसने किया था और उसमें मज़ा हुआ था। मिल की मजूरी में वेतन ज़्यादा मिलता था, पर उस काम से उसे उलझन होती थी। दूसरे दिन गोबर ने मालती के यहाँ काम करना आरंभ कर दिया। उसे रहने को एक कोठरी भी मिल गई। झुनिया भी आ गए। मालती बाग में आती तो उसे झुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता मिलता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परच गया। उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता और जब तक मिठाई न लेता उसका पीछा न छोड़ता। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक ने दिखाई दिया। झुनिया से पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वर आ गया है। मालती ने घबरा कर कहा, ज्वर आ गया? तो मेरे पास क्यों नहीं लाए? चल देखो। बालक खटोले पर ज्वर में अचेत पड़ा था। खपरेल की इस कोठरी में इतनी सील, इतना अंधेरा और इस ठंड के दिनों में भी इतने मच्छर कि मालती 1 मिनट भी वहाँ न ठहर सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा, 104 था। मालती को भय हुआ कहीं चेचक न हो। बच्चे को अभी तक टीका नहीं लगा था और अगर इस सीली कोठरी में रहा तो भय था कहीं ज्वर और न बढ़ जाए। सहसा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर करुण नेत्रों से उसकी ओर देखा और उसकी गोद के लिए हाथ फैलाए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती की गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गले की मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल दी। बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दशा में भी सजग थी। नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई ज़रूरत न रही। यहाँ उसके छिन जाने का भय था। झुनिया की गोद इस समय ज़्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज़ लेकर कैसे भागा?
झुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर रोज से देखा। मालती बोले, तुम पहने रहो बच्चा, मैं नहीं मांगती। उसी वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त झुनिया उस नए कमरे में डट गए। मंगल ने उस स्वर्ग को कुतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा था, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थीं। देर तक इन चीज़ों को टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगल। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, आज तो हंसा नहीं जाता मेम साहब, क्या करूं, आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने झुनिया को बहुत सी बातें समझाई और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दे 2-4 दिन के लिए बुला लावे। मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? झुनिया ने अपने गांव का नाम और पता बतलाया। अंदाज से 18-20 कोस दूर होगा। मालती को बिलारी याद था। बोली, वही गांव तो नहीं जिसके पश्चिम की तरफ आदमिल पर नदी है? हाँ हाँ मेम साहब, वही गांव है। आपको कैसे मालूम? एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे। तू उसे जानती है? हाँ हाँ, वह तो मेरे ससुर हैं मेम साहब, मेरी सास भी मिली होंगी। हाँ, बड़ी समझदार औरत मालूम होती थी, मुझसे खूब बातें करती रही। तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाए। वह उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ ऐसा कारण है।